नमस्कार, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज की इस वीडियो क्लास में अपने करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास जिसके अंदर हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर कवर करेंगे। जो आगामी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, चाहे पटवार भर्ती परीक्षा हो, चाहे अपने पास वीडियो या अदर जितनी भी भर्ती आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सब के अंदर ये क्लास समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। तो इस करंट अफेयर की शुरुआत अपने करेंगे माह जनवरी से, यानी कि मंथ जनवरी से, जो कि इस साल का सबसे स्टार्टिंग महीना है, और क्रम से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हमारी बीच में आएगी, लगभग 6 महीने का करंट अफेयर उनके अंदर मोस्टली पूछा जाता रहा है। तो इस करंट अफेयर की शुरुआत अपने करेंगे सबसे पहले जनवरी महीने से, और उसके अंदर सबसे पहले अपने नेशनल लेवल का जो करंट अफेयर है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर की क्लास की शुरुआत करते हैं अपने भारत के राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के रूप में, जो कि 26 जनवरी को अपने कर्तव्य पथ नई दिल्ली के ऊपर आयोजन होता है, जिसका इस समय विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो है वो हमारे कर्तव्य पथ के ऊपर प्रदर्शित किए जाते हैं। उन्हीं कार्यक्रमों की अपने संक्षेप में इस करंट अफेयर की क्लास में सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए आप, इस समय हमारा 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया है, और इस 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में हमने अतिथि देवो भव की संकल्पना जो है उसके अंतर्गत मुख्य अतिथि के तौर पर जिस विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष को हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि बनाया, उस व्यक्ति का नाम है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में प्रबोवो सुबियांतो के नाम से। प्रबोवो सुबियांतो ये हमारे 76वें गणतंत्र दिवस के जो समारोह था उसके एक तरीके से क्या चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित रहे। हर गणतंत्र दिवस पर हम ऐसे ही कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को हमारे यहाँ इन्वाइट करते हैं। जैसे पिछली बार जो हमारा 75वां गणतंत्र दिवस आयोजित हुआ था, उस समय हमने फ्रांस के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर इन्वाइट किया था। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो जो है वो हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर भारत की यात्रा पर थे। ठीक, नेक्स्ट अपने बढ़ते आगे। इस बार वाला जो हमारा गणतंत्र दिवस था उसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम क्या थी। उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते जुलते से ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको स्वर्णिम भारत याद रखना है, विरासत और विकास, ये इसकी थीम या टैग लाइन थी हमारी। आगे देखिए, इस समय कुल मिला के 31 झांकियों का प्रदर्शन इस कर्तव्य पथ पर इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया था। इन 31 झांकियों में 16 राज्यों ने अपनी झांकियां प्रस्तुत की, जिसमें राजस्थान भी अपना शामिल था। और इसके साथ साथ हमारी सेंट्रल लेवल की जो मिनिस्ट्री है उसमें केंद्रीय मंत्रालय जो है हमारे, उनमें 15 केंद्रीय मंत्रालयों के द्वारा भी ये झांकियां प्रदर्शित की गई थी। तो कुल मिला के 31 झांकियों का प्रदर्शन कर्तव्य पथ के ऊपर किया गया था। इसमें सबसे पॉपुलर जो झांकी साबित हुई वो उत्तर प्रदेश राज्य की साबित हुई, और उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसका शीर्षक था कर्तव्य पथ पर महाकुंभ। कर्तव्य पथ पर महाकुंभ, क्योंकि अभी हम चर्चा करेंगे महाकुंभ भी हमारा इस वर्ष का सबसे बड़ा आयोजन माना गया है। तो महाकुंभ को लेकर के यह झांकी उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत की थी, और इसी झांकी को बाद में पीपल्स चॉइस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस राज्य की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो हमारी कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। और झांकी का शीर्षक जो रखा गया था वो था कर्तव्य पथ पर महाकुंभ। ठीक, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट सी बात यह भी रही कि पहली बार भारत की तीनों सेनाओं ने, थल सेना, वायु सेना और जल सेना जो थी, उन तीनों सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से अपनी एक झांकी प्रस्तुत की थी, और उसका शीर्षक था सशक्त और सुरक्षित भारत। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका आयोजन, इसका प्रदर्शन पहली बार सेनाओं के द्वारा किया गया था। तो इसका शीर्षक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेनाओं के द्वारा प्रस्तुत जो झांकी थी उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक था सशक्त और सुरक्षित भारत, जबकि गणतंत्र दिवस की टैगलाइन जो थी वो थी हमारी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश वाली जो झांकी थी उसका शीर्षक था हमारा कर्तव्य पथ पर महाकुंभ। इसी प्रकार से राजस्थान की जो झांकी थी उसका भी शीर्षक आप थोड़ा याद रखिएगा, सोनो राजस्थान। हमारी राजस्थानी भाषा के अंदर ही सुंदर राजस्थान जो है उसी का प्रदर्शन किया गया है, किसके रूप में? सोनो राजस्थान के रूप में। तो राजस्थान की तरफ से जो झांकी प्रस्तुत की गई है उसका शीर्षक रखा गया है सोनो राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। इसी गणतंत्र दिवस पर जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो वहां उनके देश की तरफ से 160 सदस्यीय मार्चिंग दल और 190 सदस्यों वाला बैंड दल जो है उसने भी भारतीय सशस्त्र बलों के साथ मिलकर परेड का प्रदर्शन किया था। तो इनके द्वारा भी परेड प्रदर्शन किया गया। ये तो कोई अपने आप में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट बात देखिए आप, प्रलय मिसाइल है ना, भारत ने समय समय के ऊपर विभिन्न प्रकार की मिसाइलों का निर्माण किया है। इसी समय भारत का एक नई मिसाइल की लॉन्चिंग का काम चल रहा है, जिसका शीर्षक है या जिसका नाम रखा गया है प्रलय मिसाइल, है ना। थल से वायु के अंदर मार करने वाली ये एक मिसाइल है हमारी, प्रलय मिसाइल के नाम से। और इस मिसाइल का प्रदर्शन जो है, एक तरीके से इसके मॉडल का प्रदर्शन जो है वो भी किया गया है किसमें? गणतंत्र दिवस के अवसर। इसके साथ साथ हमने
संजय नाम से एक बैटल सर्विलांस सिस्टम जो है उसकी भी लॉन्चिंग या उसकी भी पहली बार यहां पर क्या किया है, उसको प्रदर्शित किया है। बैटल सर्विलांस सिस्टम यानी कि युद्ध के समय हमें चेतावनी देने वाला या विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देने वाला जो सिस्टम होता है उसको अपने बोलते हैं सर्विलांस सिस्टम के नाम से। जैसे रडार अपने आप में एक सर्विलांस सिस्टम है, उसी प्रकार का सर्विलांस सिस्टम हमने डिजाइन किया है जिसका नाम क्या है, संजय के नाम से। तो प्रलय मिसाइल और संजय नाम का बैटल सर्विलांस सिस्टम जो है वो हमने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उसका क्या किया है, प्रदर्शन किया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस समय प्रस्तुत किया गया था जिसका शीर्षक था जयति जयमम भारतम। जयति जयमम भारतम ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा प्रदर्शित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था जिसके अंदर लगभग 5000 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। देखिए अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है, 5000 कलाकार इस प्रस्तुति के अंदर, इस सांस्कृतिक प्रदर्शन के अंदर शामिल थे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने भारत पर्व। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हर साल लाल किले पर किया जाता है और इसका आयोजन लगभग 6 दिन तक चलता है। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत पर्व का आयोजन 26 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले पर इस कार्यक्रम का क्या किया गया है, आयोजन किया गया। तो ये हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को कौन कौन से घटनाओं से रूबरू हुआ या कौन कौन सी घटनाएं इसमें ज्यादा पॉपुलर रही, उन सब की बात अपने इस छोटी सी एक पीपीटी के माध्यम से कवर की है। चलिए नेक्स्ट कोई इवेंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हमने 8वां वेतन आयोग, ठीक है, कर्मचारियों के लिए एक प्रकार का तोहफा जो हर 10 साल के बाद में उनका जो वेतन होता है, उनकी जो सैलरी होती है उसको विभिन्न प्रकार से रिवाइज किया जाता है या उनके अंदर बढ़ोतरी की जाती है और उसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा प्रति 10 वर्ष के बाद में, सामान्यतः 10 वर्ष का बाद में इसका गठन होता है, कोई जरूरी नहीं है ना, लेकिन सामान्य रूप से परंपरा यही रहती है कि हर 10 साल के बाद में इस प्रकार का वेतन आयोग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गठित किया जाता है। इस बार के लिए जो वेतन आयोग गठित किया गया है वो नंबर के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा है, 8वां वेतन आयोग। अब इसका जो कार्यकाल रहेगा वो लगभग 10 वर्ष तक रहेगा, यानी कि इसकी जो रिपोर्ट आएगी वो अगले 10 साल तक काम करेगी। तो इस आयोग का कार्यकाल तो रहेगा हमारा 31 दिसंबर 2025 तक, यानी कि इस वर्ष का जो अंतिम दिन होगा उससे पहले पहले इस वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है और उस रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना को डिसाइड करेगी, जो भी उनके अलाउंसेस, भत्ते, लाभ वगैरह जो है उसकी क्या करेगी, अनुशंसा करेगी। अब इस वेतन आयोग का गठन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है, ध्यान रखना इस बात का। संकल्प प्रस्ताव पारित होता है कैबिनेट की तरफ से और उसके अंदर इसके गठन को मंजूरी दे दी जाती है। तो अब की बार इसकी संरचना जो डिसाइड की हुई है वो एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों वाली है। अब इसमें सदस्य कितने शामिल होंगे ये डिपेंड करता है केंद्र सरकार के ऊपर। सामान्य तौर पर इसमें 3 ही लोग शामिल होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 2 इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अब इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट हमारा ये है कि इस बार वाले 8वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं हमारे सेंट्रल लेवल के एक मिनिस्टर जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव के नाम से। अश्विनी वैष्णव ये 8वें वेतन आयोग के क्या है, अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्ति दी गई है और जितनी भी नियुक्तियां होती है इसकी वो सारी किसके द्वारा की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये एक प्रकार का क्या है, प्रशासनिक बॉडी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है जो कि केवल क्या करती है, अनुशंसा या सिफारिश करने का काम करती है। ठीक है, तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो ये अध्यक्ष याद रखिएगा आप, अश्विनी वैष्णव। 8वें वेतन आयोग का गठन किस डेट को किया गया है, डेट भी आप याद रखिएगा, 16 जनवरी 2025 और इसके अंदर इसका कार्यकाल जो है वो कब तक रहेगा, तो 31 दिसंबर 2025। मोस्टली आयोग जितने भी होते हैं जो रिकमेंडेशन देते हैं उनके अंदर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका गठन और उनके कार्यकाल को लेकर ही बनता है। तो ये दोनों ही डेट आप याद रखिएगा, 16 जनवरी को गठन हुआ है और कार्यकाल खत्म होगा इसका कब, 31 दिसंबर 2025 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने IMD विजन 2047 दस्तावेज, ये एक डॉक्यूमेंट जारी हुआ है और ये डॉक्यूमेंट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसको शॉर्ट में अपने बोलते हैं IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के नाम से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के नाम से, भारतीय मौसम विभाग के नाम से। और इस IMD का 150वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया था। वैसे इसका स्थापना दिवस 15 जनवरी को आता है, तो 15 जनवरी को भारत के इस संगठन का बनाया गया था 150वां स्थापना दिवस। और इस समय एक डॉक्यूमेंट एक जारी किया गया था जिसका नाम था IMD विजन 2047 के नाम से। और इस 2047 वाले विजन के अंदर क्या बात रखी गई थी, तो गंभीर मौसमी घटनाएं
जो अचानक हमारे लिए आपदा बन जाती है कई बार, उस आपदा की सटीक अनुमान लगाने के लिए, यानी कि 100% हमें पहले ही पता चल जाए कि इस प्रकार की कोई आपदा आने वाली है मौसम को लेकर के, उसके ऊपर हम नियंत्रण कर सकें और जान माल के नुकसान को क्या कर सके, जीरो कर सके। तो इसके लिए ये IMD दस्तावेज 2047 जो है वो जारी किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि IMD डॉक्यूमेंट 2047 का संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण से है, मौसमी आपदाओं से का सटीक अनुमान लगाने से है, या कुछ इसी प्रकार के कोई और ऑप्शन आपको दे सकता है, या भारतीय मानसून प्रणाली को समझने के लिए बनाया गया डॉक्यूमेंट है। तो इस प्रकार के ऑप्शन देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मिशन मौसम की शुरुआत भी की गई थी, मिशन मौसम। तो ये मिशन मौसम का संबंध जो है वो भी इसी चीज से है कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं मौसम को लेकर के आने वाली होती है उनका सटीक अनुमान लगाया जा सके। तो अभी तक भारत के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस प्रकार के मौसमी घटनाओं का या प्राकृतिक आपदाओं का सटीक अनुमान लगाकर उनकी रोकथाम के कार्य कर सके। तो 2047 तक हमें इस प्रकार का एक विजन बना के चले हम, जिसके अंतर्गत इस प्रकार की अलार्मिंग प्रणाली जो है वो हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इस वर्ष का सबसे बड़ा आयोजन जिसको हम महाकुंभ का नाम दे रहे हैं, अब सबने इसका हम साक्षात हुए इससे, टीवी से, मीडिया से, या बहुत सारे लोग वहां जाके भी स्नान किया। लगभग आधे भारत ने इस वर्ष महाकुंभ के अंदर स्नान किया है। तो इसका आयोजन प्रयागराज में हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये चला है। लगभग 45 डेज इसकी कार्य अवधि रही थी, या इसकी आयोजन अवधि रही है वो लगभग 45 दिन तक। तो इसकी शुरुआत हुई है 13 जनवरी से और इसकी एंडिंग हुई है 26 फरवरी 2025 को। अब ये जो महाकुंभ था, इसके लिए हमने एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है जिसका नाम है महाकुंभ है के नाम से। और इस थीम सॉन्ग को निर्मित करने वाली जो हमारी मीडिया इकाई है वो है डीडी दूरदर्शन। डीडी दूरदर्शन के माध्यम से ये थीम सॉन्ग तैयार किया गया। और इस थीम सॉन्ग को गाने वाले गीतकार जो हैं वो हमारे प्रसिद्ध गीतकार म्यूजिशियन कैलाश खेर, ठीक है। और इसका थीम जो रखी गई है वो क्या रखी गई है? महाकुंभ है। ये इसकी थीम या इस सॉन्ग का टैगलाइन थी हमारी। इसके बाद में कुंभ सायक के नाम से, जिसको सायक, ये देखो आप स्पेलिंग देखो आप इसकी, सायक ये नाम लिखा गया है इसका, कुंभ सायक। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है, आप फोनों के अंदर भी देखते हो, एंड्रॉइड फोन के अंदर लगातार AI के ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ये एक तरीके से व्यक्तिगत मार्गदर्शक चैटबॉट है, यानी कि विभिन्न भाषाओं के अंदर लोग इससे मदद लेते हैं कि महाकुंभ कैसे पहुंचा जा सकता है, महाकुंभ की स्थिति वर्तमान में क्या है, कितने श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, वहां तक जाने का सबसे शॉर्ट रास्ता क्या हो सकता है। तरह तरह के क्वेश्चंस जो है उनका अलग अलग भाषाओं में जवाब देता है ये असिस्टेंट, ये मार्गदर्शक। तो ये AI आधारित व्यक्तिगत मार्गदर्शक चैटबॉट थी, एक तरीके से मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी और 11 भाषाओं के अंदर यह जानकारी उपलब्ध कराता है। कितनी भाषाओं में? 11 भाषाओं में। तो इसका जो टैगलाइन रखी गई थी इसकी, या इसका जो शीर्षक हेडिंग रखी गई थी वो था कुंभ सायक, सायक के रूप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इस बार वाला कुंभ जो है ये विश्व का सबसे बड़ा और भव्य महामृत्युंजय यंत्र भी यहां पर स्थापित किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा और भव्य महामृत्युंजय यंत्र जो है वो भी इस महाकुंभ के अंदर स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ कुंभवाणी के नाम से, कुंभवाणी के नाम से आकाशवाणी चैनल जो है वो भी महाकुंभ के अवसर पर शुरू किया गया, ठीक। तो ये कुछ एक घटनाएं थी या कुछ एक महाकुंभ के बारे में विशेष बातें थी जो कि आयोजन से पहले तैयारियों के तौर पर किया गया है। कुंभवाणी नाम का आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था। इसी प्रकार से एक सॉन्ग बनाया गया था महाकुंभ है के नाम से, कैलाश खेर ने इसको गाया। इसी प्रकार से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित हमने चैटबॉट बनाया जो कि मार्गदर्शक का काम कर रहा था। और कुल मिला के 11 भाषाओं के अंदर ये क्या उपलब्ध करवा रहे हैं? जानकारी उपलब्ध करवाने का कार्य कर, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। भारतीय तटरेखा की पुनर्गणना, है ना। वैसे तो भारतीय तटरेखा जो है भारत के 9 राज्यों के साथ टच होती है ना। उन 9 राज्यों के साथ पहले जो हमने डिसाइड कर रखी थी तटरेखा, उसकी लंबाई हमने डिसाइड कर रखी थी 7516 किलोमीटर के आसपास, जिसमें हमारे 9 राज्य प्लस हमारे जितने भी समुद्री द्वीप या जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, ठीक है, उन केंद्र शासित प्रदेशों को भी हमने शामिल कर रखा था। तो ये 7516 किलोमीटर की लंबाई हमने कब डिसाइड की थी? 1970 में डिसाइड की थी। लेकिन अभी क्या है, भारत सरकार के द्वारा इसकी दोबारा लंबाई जो उसको मापा गया है और लंबाई बढ़कर 2023-24 में इसकी लंबाई बढ़कर 11,098 किलोमीटर कर दी गई है। यानी कि पहले वाली लंबाई की तुलना में इसमें 48% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
अब ऐसा क्यों हुआ? आप सोचेंगे कि सर ऐसा क्या हो गया कि इसकी लंबाई इतनी ज्यादा बढ़ गई? तो इसकी वजह मानी जाती है कि जो मापन की नई पद्धति काम में ली गई थी उसमें खाड़ी है, ज्वार नदमुख है, और इसके बाद में निवेशिकाएं। निवेशिकाओं का हमारा मतलब है जैसे तट है वो आगे पीछे अंदर बाहर होता है इस तरीके से। तो ये जो अंदर वाली साइड में जाके बाहर निकल रहा है इसको भी हमने तट रेखा की लंबाई में क्या किया है? काउंट किया। पहले हम स्ट्रेट सीधा नाप रहे थे इसको, अब अपने अंदर बाहर जो भी निवेशिकाएं बनी हुई है स्थल भाग के अंदर उनको भी तटरेखा की लंबाई में क्या किया है? शामिल किया है। तो इसकी वजह से हमारी तटरेखा की लंबाई जो है वो वर्तमान में बढ़ा के कितनी कर दी गई? 11,098 किलोमीटर कर दी गई। अब ये जो बढ़ोतरी हुई है ये सबसे ज्यादा जो दर्ज की गई है वो की गई है पश्चिमी बंगाल में। सबसे ज्यादा वृद्धि तटरेखा में कौन से राज्य में दर्ज हुई है? पश्चिमी बंगाल में दर्ज हुई है। सेकंड सबसे कम प्रतिशत वृद्धि जो है वो कौन से राज्य में हुई है? तो वो केरल में हुई, 5% की। और अगर वैसे अपने देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से पुदुचेरी की जो तटरेखा है उसके अंदर कमी आई है लगभग 5 किलोमीटर की, यानी कि 4.9 किलोमीटर की उसमें क्या देखी गई है? कमी देखी गई। बाकी सभी राज्यों के अंदर इसकी लंबाई जो है वो बढ़ी है। सबसे ज्यादा लंबाई बढ़ने का डाटा जो है वो किसका है? पश्चिमी बंगाल राज्य का है। और सबसे कम वाला जो अगर अपने देखें तो वो किसका है? केरला का। ठीक है, तो ये तटरेखा की लंबाई को लेकर एक नया डाटा जारी हुआ है, और ये डाटा जारी करने वाला जो संस्थान है हमारा वो कौन सा है? राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है उसके द्वारा ये मापन की नई पद्धति का इस्तेमाल करके और ये तटरेखा की लंबाई को पुनर्गठित किया गया है या पुनर्गणना इसकी की गई। चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं शून्य एयर टैक्सी प्रोटोटाइप लॉन्च। ठीक है, शून्य एयर टैक्सी प्रोटोटाइप। एयर टैक्सी से मतलब तो आप समझ गए हैं कि आकाश के अंदर उड़ान भरने वाला कोई भी सवारी को ले जाने वाला जो यंत्र होता है हमारा उसको अपने क्या बोल सकते हैं? एयर टैक्सी बोल सकते हैं। शून्य का हमारा मतलब यही है कि ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल है, किसी प्रकार का कोई धुआं या पर्यावरण की दृष्टि से किसी प्रकार से कोई नुकसानदायक नहीं है। और इसका प्रोटोटाइप का मतलब है कि अभी इसका मॉडल जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, अभी ये पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका मॉडल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इसको नाम दिया गया शून्य एयर टैक्सी प्रोटोटाइप लॉन्च। और इसकी लॉन्चिंग हुई है बेंगलुरु से, और एक आयोजन हुआ था यहाँ पर एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी के द्वारा जिसका नाम था सरला एविएशन के नाम से। भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में बहुत सारे प्रकार के नई निजी कंपनियां जो है वो स्टार्टअप के तौर पर तरह तरह के प्रयोग करती है। कोई रॉकेट लॉन्चिंग कर रही है, कोई इस प्रकार की टैक्सी का लॉन्चिंग कर रही है। अलग अलग प्रकार के अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर निजी कंपनियां जो है वो अपना स्किल जो है उसको डेवलप कर रही है या विकसित कर रही है। तो उसी परंपरा के अंदर एरोस्पेस स्टार्टअप एक है जिसका नाम क्या है? सरला एविएशन। इसके द्वारा बेंगलुरु के अंदर इस प्रकार की एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है। अब इसकी खास बात क्या है? देखिए आप, ये एक लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाला एक तरीके से प्रोटोटाइप है। ठीक है, यानी कि इसकी जो गति होगी वो लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, यानी कि एक वायुयान जो होता है उससे भी बहुत ज्यादा गति वाला ये एक तरीके से क्या होगा? प्रोटोटाइप होगा। ये 20-30 किलोमीटर की छोटी यात्राएं करने में सक्षम होगा। अभी तक इसकी जो लॉन्चिंग की गई है उसके हिसाब से ये अधिकतम 30 किलोमीटर तक की यात्रा जो है वो करने में सफल होगा। इसके बाद में इसमें चालक सहित 7 लोग बैठ सकते हैं और लगभग 680 किलोग्राम तक का ये वजन उठा सकता है। ठीक है, कितना? 680 किलोग्राम तक का। तो ये प्रोटोटाइप जो है वो कहां लॉन्च हुआ है? बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है। और इस समय जहां पर ये लॉन्च किया गया था, जिस फंक्शन के अंदर ये लॉन्च किया गया था वो फंक्शन था हमारा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। तो ये आयोजन भी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में पूछ सकता है आपसे कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कौन से शहर में किया गया था। आजकल इस प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्जाम के अंदर एग्जामिनर स्पेशल तौर पर पूछ रहा है। छोटे छोटे आयोजन आपसे पूछे जाते हैं कि ये फला आयोजन कहां हुआ था। हालांकि जनवरी मंथ के जितने भी आयोजन हुए हैं उनको अपने एक टेबल के रूप में एक साथ कर देंगे कंप्लीट, लेकिन ये अपने आप में एक स्पेशल आयोजन था जिसका शीर्षक था भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के नाम से। और इसके अंदर ये शून्य एयर टैक्सी प्रोटोटाइप जो है उसको लॉन्च किया गया था। कहां? बेंगलुरु के अंदर। एक तरीके से क्या, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ईवीटीओल बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक यानी कि बैटरी से चलने वाला ये एक टैक्सी है, कहने का मतलब, जो कि क्षैतिज रूप से और वर्टिकल रूप से, क्षैतिज का मतलब इस तरीके से और वर्टिकल का मतलब नीचे, दोनों तरीके से लैंडिंग कर सकती है। तो ये एक व्हीकल है जिसको ईवीटोल एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये इसका शीर्षक जो है वो रखा गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। शून्य एयर टैक्सी प्रोटोटाइप जो है इसको लॉन्च किस कंपनी के द्वारा या किस स्टार्टअप के द्वारा किया गया है वो भी अपने को ध्यान। चलिए नेक्स्ट, जेन बीटा। ये क्या है? अपने आप में ऐसे शब्दावली कई बार पूछ ली जाती है। यहां जेन शब्द से मतलब है हमारा जनरेशन।
और जनरेशन का मतलब है हिंदी में पीढ़ी। तो ये बीटा नाम की एक जनरेशन की शुरुआत हुई है। अब ये शब्द कहां से आए हैं इस तरीके के, तो उसकी थोड़ा सा अगर अपने बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाएं तो ऑस्ट्रेलिया के एक समाज वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है, सोशोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है मार्क मैक्रिंडल के नाम से। इन्होंने इस प्रकार के शब्द जो है वो इस्तेमाल में लिए और इन्होंने जनरेशन बीटा नाम का ये शब्द दिया। अब इस शब्द का अर्थ क्या है कि वर्ष 2025 से 2030 के बीच में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उन सबकी जनरेशन को बोला जाएगा जनरेशन बीटा के नाम से। किस नाम से? जनरेशन बीटा के नाम से। इससे पहले भी इस प्रकार की जनरेशन जन्म लेती रही है। जैसे वर्ष 1995 से 2012 के बीच में जो बच्चों ने जन्म लिया था उनको नाम दिया गया था जनरेशन जेड का। जनरेशन जेड का यानी कि ए से लेकर जेड तक अंतिम जनरेशन थी ये जेड वाली 1995 से 2012 के बीच में। अब अक्षर तो खत्म हो गए हमारे जेड तक। इसके बाद सीरीज शुरू हुई अल्फा, बीटा और अब अगली जनरेशन जो आएगी उसको बोलेंगे गामा जनरेशन। कौन सी? गामा जनरेशन। तो अभी अल्फा जनरेशन जो है उसका काम या उसका कार्यकाल खत्म हुआ है। वो कार्यकाल था 2023-24 यानी कि वर्ष 2023 और 24 के बीच में जन्म लेने वाले जो बच्चे थे उनको नाम दिया गया था किसा? जनरेशन अल्फा का। और इसी प्रकार से अब 2025 से 30 के बीच में जो बच्चे जन्म लेंगे उन सबको क्या बोला जाएगा? जनरेशन बीटा। और इस जनरेशन बीटा के अंदर भारत में पहला बच्चा जिसने जन्म लिया था वो राज्य था हमारा मिजोरम और उसकी राजधानी आइजोल के अंदर इस बच्चे का जन्म हुआ है और उसका नाम रखा गया है फ्रैंकी। आप तो बस शुरुआत वाला शब्द याद रख लेना, फ्रैंकी नाम से उस बच्चे को संबोधित किया गया है या उसका नाम रखा गया। तो जनरेशन बीटा के अंतर्गत भारत में जन्म लेने वाला पहला बच्चा आइजोल के अंदर उसने जन्म लिया है, फ्रैंकी उसका नाम रखा गया है। और इस प्रकार की जनरेशन कहां से कहां तक चलेगी? तो 2025 से लेकर 2030 के बीच में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उन सबको ऑस्ट्रेलिया के समाज वैज्ञानिक मार्क मैक्रिंडल के द्वारा कौन सी जनरेशन का नाम दिया गया है? जनरेशन बीटा के नाम से। ठीक, या जेन बीटा इसको शॉर्ट में बोला गया। चलिए अब अपने पर्यावरण को लेकर के कुछ एक नवाचार जो पिछले जनवरी मंथ में हुए हैं उनके एक साथ ही अपने चर्चा कर देते हैं। एक नाम तो मैं पहले भी ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं राजस्थान के अंदर जब अपने करंट अफेयर किया था, उदयपुर। और उदयपुर के साथ मैंने वहां एक नाम और बताया था आपको, इंदौर। उदयपुर और इंदौर ये दोनों रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत विश्व के वेटलैंड शहरों के अंदर इनको स्थान दिया गया। तो भारत के केवल 2 ही शहर ऐसे हैं जिनको इस वेटलैंड सिटी के अंदर इनकी काउंटिंग की गई है। और ऐसी वेटलैंड सिटी अगर आपने देखेंगे तो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर तो इस प्रकार की वेटलैंड सिटी हमारी है 74 के आसपास। और उन 74 में पहली बार भारत के 2 वेटलैंड सिटी शामिल किए गए हैं। एक राजस्थान से है, कौन सा? उदयपुर। और दूसरा मध्य प्रदेश से है, कौन सा? हमारा इंदौर, जो स्वच्छता के मामले में भी पूरे देश के अंदर एक मॉडल सिटी के रूप में हमेशा आगे रहा है। पिछले 5-6 वर्षों से लगातार इसने भारत में पहली रैंकिंग बनाई हुई है इंदौर ने। तो ये दोनों ही रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत किस में शामिल किए गए हैं? उदयपुर और इंदौर भारत के वेटलैंड सिटी घोषित किए गए हैं। चलिए इसके बाद में जामनगर गुजरात की एक लोकेशन है और यहां पर हमारा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी बना हुआ है और यहां पर हमारा समुद्री अभ्यारण्य भी बना हुआ है। अब ये समुद्री जो राष्ट्रीय उद्यान है और समुद्री अभ्यारण्य है, यहां भारत की पहली तटीय जल पक्षी गणना की गई है। यानी कि तट के आसपास जो जलीय और स्थलीय पक्षी रहते हैं उन पक्षियों की पहली बार गणना की गई है जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में। ठीक है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। चलिए, ये गणना गुजरात वन विभाग और एक वहां का एनजीओ है जिसका नाम है बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी गुजरात के नाम से, इन दोनों के संयुक्त सहयोग से की गई। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना जो है या जल पक्षी गणना जो है वो कौन से समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में की गई है? तो वो है हमारा कौन सा? जामनगर वाला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के। चलिए, असम वन विभाग जो है उसने हाल ही में हाथियों की गणना की है अपने वहां पर और उसने बताया है कि 2024 के हिसाब से असम में हाथियों की संख्या जो है वो कितनी हो गई? 5828 हो गई, 5828। भारत में सबसे ज्यादा हाथियों की अगर संख्या देखेंगे तो हमें तमिलनाडु के पेरियार नामक जो लोकेशन है वहां से हमें दिखाई देती है सर्वाधिक हाथियों की संख्या। इसके अलावा असम के अंदर जो मानस अभ्यारण्य है या मानस राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है वहां पर भी हाथियों बखूबी संख्या में मिलते हैं और इनकी संख्या असम वन विभाग ने बताई है कितनी? 5828 के आसपास। चलिए नेक्स्ट, इंडो बर्मीज पेंगोलिन। पेंगोलिन एक प्रकार का जीव है, स्थलीय जीव है जिसको अपने प्रतापगढ़ में अपने जो अभ्यारण्य सीतामाता वाला वहां भी मिलता है, सिरोही में भी ये मिलता है पेंगोलिन जो है, जिसको सामान्य भाषा में अपने आडा हुला बोलते हैं। तो ये आडा हुला या पेंगोलिन जो है इसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई है भारत में जिसको नाम दिया गया इंडो बर्मीज पेंगोलिन के नाम से। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा
अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस पेंगोलिन की नई प्रजाति को क्या किया गया है, खोजा गया है। तो अरुणाचल के साथ सीमा लगती है हमारे म्यांमार देश की बर्मा की, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है इंडो बर्मा पेंगोलिन के नाम से। वैसे इसका नाम मेंडस इंडो बर्मानिका का नाम दिया गया है। ठीक, तो ये पेंगोलिन की नई प्रजाति जो है उसकी भी क्या हुई है, खोज हुई। चलिए नेक्स्ट, हिमालय के अंदर याला ग्लेशियर जो है, जो नेपाल के अंदर स्थित है, वैसे इसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्लेशियर की श्रेणी में शामिल किया गया है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्लेशियर जो है उसकी श्रेणी में शामिल किया गया। कौन सा ग्लेशियर? याला ग्लेशियर के नाम से, जो है तो हिमालय में, लेकिन अपने देश का ग्लेशियर नहीं है, किसका है? नेपाल का ग्लेशियर है। चलिए नेक्स्ट, फिर आईआईटी मद्रास, अपने आप इंपॉर्टेंट सी बात है ये, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग का केंद्र जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित कर रहा है। यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग है, पैकेजिंग का मतलब क्या है? सामान को पैक करने वाला जो कवर होता है उसको बोलते हैं। और ऐसा कवर जो आसानी से जैव अपशिष्ट हो जाए, यानी कि उसको प्रकृति के अंदर जैसे प्लास्टिक की तरह वो स्थायी नहीं रहे, बायोडिग्रेडेबल हो जाए, जैव रूप से निम्नीकरण उसका आसानी से हो जाए, ऐसा एक बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सेंटर विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। ये पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट अपने इसमें डिस्कस करने वाले हैं। केरल के अंदर कप्पड़ बीच, जिसको कोझिकोड बीच भी बोला जाता है, और चल बीच, ये कन्नूर नामक जो स्थान है वो है, इनको फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में अपने बोलते हैं FEE, और ये संस्थान है कहां का? डेनमार्क का, उसके द्वारा वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन या सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ग्लोबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इसको प्रदान किया गया। और ऐसा ये भारत का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला समुद्री तट नहीं है, बल्कि इससे पहले भी या अब तक भारत में 13 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्री तट जो है वो बनाए जा चुके हैं। अब आपको ये डाटा देखने में बड़े बोरिंग से लग रहे होंगे कि ये क्या चीज है, लेकिन पर्यावरण वाला जो पार्ट है वो हमारे सिलेबस में करंट अफेयर वाले पार्ट में स्पेशली ऐड किया हुआ है। तो उसके अंदर इसी प्रकार के कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को वैश्विक या ग्लोबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सर्टिफिकेट दिया गया है जिसको। तो ये केरल का है, कौन सा? कोझिकोड, और साथ में कौन सा? चल बीच। इन दोनों को क्या दिया गया है? एक तरीके से ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। अब इस ब्लू फ्लैग प्रमाणन का मतलब क्या है? तो ऐसा कोई भी समुद्री तट जो स्वच्छ रहता हो, पर्यावरण के अनुकूल हो, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में थोड़ा आगे हो, उसको ये संस्था जो है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE डेनमार्क वाली, ये इसको क्या देती है? ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है वो उपलब्ध करवाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट फिर बात करते हैं हमने भारतीय मौसम विभाग के हिसाब से, जो IMD जिसकी हम बात कर रहे थे, उस IMD के हिसाब से 1901 से लेकर 2024 तक, यानी कि लगभग 124 वर्ष की बात मैं अगर करूं, तो उसमें भारत के औसत तापमान में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड की। याद रखिएगा ये डाटा कि पिछले 124 सालों में भारत में औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है। तो ग्लोबल वार्मिंग यही है हमारी, है ना, प्रदूषण की वजह से, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से जो वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है हमारा, या ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, उसमें टेम्परेचर भारत का कितना बढ़ा है औसत रूप से? तो 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत तापमान वृद्धि दर्ज की गई इसके अंदर। चलिए फिर देखिए आप, भारत ने UNIFCC के तहत, है ना, UNIFCC, अब UNIFCC क्या है? तो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, तो ये एक संस्थान है हमारा, UNFCC बोलते हैं इसको अपने शॉर्ट में। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है हर साल, और इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने क्या कहा है कि 2019 की तुलना में 2020 में हमारा जो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है वो पहले की तुलना में 7.93% कम हुआ है। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस जिनके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग या तापमान बढ़ रहा है, उस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में हमने कमी दर्ज की है, कितनी? 7.93% की। और ये कमी कौन सी अवधि में दर्ज हुई है? तो ये 2019 की तुलना में 2020 में दर्ज हुई। तो ये चौथी द्विवार्षिक अपडेटेड रिपोर्ट है, जिसको BUR रिपोर्ट 4 बोलते हैं। ठीक, और इसने ये भी एक डाटा जारी किया कि 2005 से लेकर 2020 के बीच में जो उत्सर्जन की तीव्रता है उसमें कमी आई है, कितनी? 36% की। एक साल में तो हमने ये कमी दर्ज की है 7.93% की, और पिछले अगर 15 सालों की मैं बात करूं, 2005 से लेकर 2020 तक, तो ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आई है हमारी, कितनी? 36%। तो ये पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ डाटा है, जो कि हमारे पर्यावरण वाला साइंस वाला जो पार्ट है विशेष रूप से, उसके अंदर विशेष रूप से पर्यावरण वाला जो इश्यू है वो मेन रहता है। तो उसके अंदर हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले कि कितना तापमान में औसत वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? तो 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड की।
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कितनी कमी आई है, तो 7.93% की, और पिछले 15 सालों में ये तीव्रता कितनी कम हुई है, तो 36% के आसपास ये तीव्रता कम हुई है। चलिए नेक्स्ट, कवचम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कवचम क्या है? एक तरीके का ये केरल के द्वारा विकसित किया गया चेतावनी, संकट और खतरा प्रबंधन प्रणाली है। क्या है? चेतावनी, यानी कि अलार्मिंग सिस्टम है ये, एक तरीके से वार्निंग सिस्टम है। उसके अलावा ये हैजार्डस जो भी, यानी कि संकट आने वाला है और जो भी खतरा आने वाला है उसको लेकर के हमें सूचना प्रदान करने का काम करेगा। तो ये एक तरीके से रियल टाइम में आपदा अलर्ट जो है उसकी क्या करता है? कैलकुलेशन करता है कि अभी एट ए टाइम समुद्र तट के आसपास की गतिविधियां जो है मौसम की वो कैसी है और किस प्रकार की आपदा निकट भविष्य के अंदर या निकट दिनों के अंदर आने वाली है। उसको लेकर के केरल सरकार के द्वारा या केरल राज्य के द्वारा अपना स्वयं का ये कवचम नाम का एक जो अलार्मिंग सिस्टम है उसको डेवलप किया गया है। इसमें सहायता की है केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और साथ ही साथ किसने? विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और केरल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तीनों ने मिलकर के ये कवचम नाम का एक क्या बनाया है? अलार्मिंग सिस्टम बनाया है, जिसके अंदर चेतावनी, संकट और खतरा प्रबंधन प्रणाली जो है उसको क्या किया गया है? शामिल किया गया। ठीक, तो कवचम के नाम से ये जो प्रणाली है ये कौन से राज्य ने विकसित की है? तो ये ध्यान रखना आप, कौन सा राज्य है? केरल। चलिए अब इसके बाद में पर्यावरण के बाद में अपने कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं जो जनवरी महीने के अंदर जारी हुई है। उन रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट जिसके हम बात करने वाले हैं वो है लीड्स रिपोर्ट, LEADS। और ये लीड्स रिपोर्ट जो है वो फुल फॉर्म है किसकी? लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, इसका मतलब क्या है? देखिए आप, लॉजिस्टिक का मतलब होता है व्यापार के लिए कोई सामान की आवाजावी करना, ट्रक के द्वारा, और के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, किसी भी तरीके से लॉजिस्टिक का मतलब सामान की आवाजावी है। ईज का मतलब होता है इजी तरीके से, अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान या माल की आवाजावी कितनी आसानी से हो सकती है, उसको लेकर के एक रिपोर्ट जारी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लीड्स रिपोर्ट बोलते हैं। अभी हाल ही में इसका 6वां संस्करण जारी हुआ है। इसको जारी करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय जो है उसके द्वारा ये जारी किया गया है। और इसमें जितने भी भारत के स्टेट्स हैं उनको 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। एक होती है हमारी कोस्टल कैटेगरी, यानी कि जो समुद्री राज्य होते हैं उनकी कैटेगरी। दूसरी होती है हमारी लैंड लॉक्ड। कौन सी? लैंड लॉक, यानी कि जो चारों तरफ से स्थल भाग से घिरे हैं, जिनके आसपास समुद्र नहीं लगता, ऐसे राज्य जो है वो क्या कहलाते हैं? लैंड लॉक कहलाते हैं। जैसे राजस्थान है अपना, राजस्थान को कौन सी कैटेगरी में शामिल करेंगे हम? लैंड लॉक कैटेगरी में शामिल करेंगे। इसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन पूर्वोत्तर राज्यों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। और इसके बाद में भारत की यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी कैटेगरी। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरी के अंदर ये लीड्स रिपोर्ट जो है इसमें राज्य जो है उनको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। अब इन राज्यों को 3 अलग अलग प्रकार की रैंकिंग दी जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक रैंकिंग होती है, सबसे अच्छी रैंकिंग जो होती है उसको बोलते हैं अचीवर रैंकिंग, जो 90% से ज्यादा, कहने का मतलब अपनी परफॉर्मेंस दिखाती है। इसके बाद में सेकंड इसमें होती है फास्ट मूवर्स। कौन सी? फास्ट मूवर। और तीसरी होती है उसको बोलते हैं एस्पायर्स, एस्पायर्स कैटेगरी। तो इन 3 कैटेगरी के अंदर जिस स्टेट ने टॉप किया है, अचीवर कैटेगरी में टॉप रहने वाले राज्य हैं गुजरात और हरियाणा। कौन से? गुजरात और हरियाणा जो है वो अचीवर कैटेगरी के अंदर स्थान बनाने वाले भारत के राज्य हैं। फास्ट मूवर्स कैटेगरी के अंदर टॉप पर रहने वाले राज्य हैं वो हमारे पास आंध्र प्रदेश और बिहार, आंध्र प्रदेश और बिहार। और सबसे निचले कैटेगरी यानी कि एस्पायर के अंदर शामिल राज्य जो है वो हमारे कौन से? केरल और पश्चिमी बंगाल, केरल और पश्चिमी बंगाल। अब जहां तक बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान को लैंडलॉक श्रेणी के अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर शामिल किया है? फास्ट मूवर्स कैटेगरी के अंदर शामिल किया। यानी कि राजस्थान का व्यापार का जो तरीका है वो ना बहुत ज्यादा अचीवर वाली श्रेणी में है तो ना बहुत कम एस्पायर वाली श्रेणी में, बीच वाली श्रेणी में हम फास्ट मूवर्स श्रेणी जो है उसके अंदर राजस्थान को क्या किया गया है? शामिल किया गया। तो ये हमारी कौन सी रिपोर्ट थी? लीड्स रिपोर्ट थी। अब देखिए एक रिपोर्ट की हम और बात करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम रिपोर्ट, है ना? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम, यानी कि स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी तुलनात्मक स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी। ये रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की गई है? तो इसका नाम है CII के नाम से। कौन सा संस्थान है? CII। इसको बोलते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के नाम से, भारतीय उद्योग परिसंघ। अब आपको इसका नाम देख के ऐसे लग रहा होगा कि ये उद्योगों से जुड़ा हुआ संस्थान है, फिर भी ये रिपोर्ट जारी कर रहा है एजुकेशन की। और यही एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है कि शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है ये, या NCERT द्वारा जारी रिपोर्ट है, या यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट है, या CII द्वारा जारी रिपोर्ट है। अब यहां तक हमारा ध्यान जाता नहीं है CII के ऊपर,
इसलिए मैंने ये विशेष रिपोर्ट डाली है कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम रिपोर्ट ये कौन से संस्थान द्वारा जारी की गई है। तो ये संस्थान है हमारा कौन सा, CII, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नाम से, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडियंस, ठीक है, उनके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। इसी प्रकार की एक एजुकेशन की रिपोर्ट और है जिसको यूडाइस प्लस रिपोर्ट बोला गया 2023-24, और ये रिपोर्ट पहली बार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। ये पहला संस्करण है, पहली बार यूडाइस प्लस रिपोर्ट जारी हुई है। अब यूडाइस क्या है इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आपके स्कूल एजुकेशन वाले सिस्टम के अंदर कंप्लीटली एक बड़ा टॉपिक है डाइस प्रणाली का, और उस डाइस प्रणाली का सबसे उन्नत या सबसे एडवांस जो हमारे पास मॉडल है उसको हम बोलते हैं यूडाइस प्लस। तो ये यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के नाम से इसकी फुल फॉर्म है। ये रिपोर्ट पहली बार जारी की गई, ठीक है, यूडाइस रिपोर्ट, यूडाइस प्लस 2023-24 रिपोर्ट। चलिए, इसके बाद में एक रिपोर्ट और आई है जिसको हम CMIE रिपोर्ट बोलते हैं। ये CMIE क्या है, ये है सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ये एक प्रबंधन सेंटर है एक तरीके का। भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है कि प्रबंधन सेंटर है, मैनेजमेंट सेंटर है ये एक तरीके का। और इस CMI रिपोर्ट के अंदर इस बार एक रिपोर्ट जारी हुई जो कॉफी उत्पादन को लेकर के थी। किसको, कॉफी उत्पादन को लेकर। और कॉफी उत्पादन के अंदर भारत की 4% वृद्धि जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर देखने को मिली। यानी कि भारत में गत वर्ष में कॉफी उत्पादन की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है CMI रिपोर्ट के हिसाब से, तो वो कितनी हुई है, 4% की वृद्धि हुई है। और इस हिसाब से भारत कॉफी का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। वैसे कॉफी के अंदर पहली पोजीशन वर्ल्ड में किसकी रहती है, ब्राजील की रहती है, लेकिन इस बार भारत की रैंकिंग जो है वो CMI रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी हो गई है, 8वीं रैंकिंग हो गई है। और भारत के अंदर ये वृद्धि जो है कॉफी उत्पादन में देखी गई है वो कितनी, 4% की वृद्धि देखी गई है। चलिए नेक्स्ट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रिपोर्ट की बात करते हैं हमने, HSBC और ह्यूरन ग्लोबल इंडिया लिस्ट 2024, ठीक है। ये दो अलग अलग नाम है हमारे, एक का नाम है देखो हुरन इंडिया। ये वास्तव में क्या है, हुरन नाम का एक संस्थान है जो कि ब्रिटेन के लंदन के अंदर कार्य करता है। हुरन नाम की एक सर्वे कंपनी मान लो आप इसको, हुरन कंपनी के नाम से। उसकी भारत में जो ब्रांच काम करती है उसको अपने बोलते हैं हुरन इंडिया के नाम से। तो ये लंदन से कनेक्ट है कहने का मतलब। इसके साथ साथ HSBC ये क्या है, एक्चुअल में हांगकांग और शंघाई का बैंकिंग कॉर्पोरेशन है। हांगकांग और शंघाई, चीन से संबंधित हांगकांग और शंघाई का जो बैंकिंग कॉर्पोरेशन है उसका नाम है HSBC। अब ये दोनों संस्थान मिलकर हर वर्ष दो काम करते हैं। एक तो काम करते हैं कि वर्ल्ड में अरबपतियों की जो लिस्ट होती है ना, संसार के सबसे रिचेस्ट जो व्यक्ति होते हैं, सबसे धनवान या अमीर व्यक्ति होते हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की जाती है इसके द्वारा, जिसको अपने HSBC ह्यूरन ग्लोबल इंडिया ग्लोबल रिच लिस्ट के नाम से बोलते हैं। और इसके साथ साथ ये भारत के संबंध में एक रिपोर्ट और जारी करती है कि भारत के ऐसे व्यक्ति जो मूल रूप से भारतीय हैं लेकिन विदेशों में रहते हैं, जिनको अपने प्रवासी भारतीय बोल दो, उनका भारत की इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, उसको लेकर के ये एक रिपोर्ट जारी करता है। और उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों का योगदान क्या है उसके ऊपर चर्चा की जाती है। तो इस बार भी ये रिपोर्ट जारी की गई है संस्थान के द्वारा। 2024 की ये रिपोर्ट जो थी वो जनवरी 2025 में जारी की गई है। तो इस HSBC रिपोर्ट के हिसाब से भारत में टॉप जो अप्रवासी भारतीय हैं, जो भारत में जन्म लिया है जिन्होंने, लेकिन अभी उनके पास नागरिकता जो है वो किस देश की है, कोई विदेशी देश की है, उनको अपने अप्रवासी भारतीय बोलेंगे। तो ऐसे लोगों में सबसे टॉप पर जो व्यक्ति है वो है सत्या नडेला। और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO के रूप में काम कर रहे हैं। मूल स्थान इनका कौन सा है, आंध्र प्रदेश। अब मूल स्थान वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है ज्यादा, हमें ये याद रखना है कि HSBC ह्यूरन रिपोर्ट के अंदर टॉप लेवल पर जिस अप्रवासी भारतीय को जगह दी गई है वो कौन है, सत्य नडेला। और दूसरे नंबर पर इसमें जो जगह दी गई है वो दी गई है सुंदर पिचई को। और तीसरे नंबर पर जो जगह दी गई है वो दी गई है नील मोहन को, जिनका संबंध यूट्यूब से है। सुंदर पिचई का संबंध अल्फाबेट नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी से, ठीक है। तो ये तीन टॉप लेवल के अप्रवासी भारतीय हैं। सबसे पहले सत्य नडेला, दूसरे नंबर पर सुंदर पिचई, और तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन है, नील मोहन के नाम से। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस सूची के अंदर 12 महिलाओं को भी स्थान दिया गया। कितनी महिलाओं को, 12 महिलाओं को। ये भी अप्रवासी है सारी की सारी, ठीक है। दूसरे देशों की नागरिकता है इनके पास, लेकिन इनका जन्म स्थान भारत है। तो इनमें पहली महिला है वो है रेशमा केवल रानी के नाम से। रेशमा केवल रानी है ना, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक कंपनी है वर्टेक्स के नाम से, उसकी CEO के रूप में काम कर रही है। जयश्री उल्लाल इसके अंदर दूसरी महिला है। और तीसरी है लीना नायर।
कौन है? लीना नायर। तो इसके अंदर टॉप 3 महिलाएं कौन कौन सी है? रेशमा केवल रानी के नाम से, दूसरी जयश्री उलाल के नाम से, और तीसरी कौन है? लीना नायर के नाम से। इसके साथ साथ संपत्ति के आधार पर अगर टॉप भारतीय की बात करें, जिसकी संपत्ति सबसे ज्यादा है विदेशों के अंदर, अप्रवासी भारतीयों के अंदर सबसे टॉप संपत्ति रखने वाले कौन व्यक्ति है? तो एक का नाम है, देखिए आप, एलन मित्तल। एलन मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल, ठीक है। इनकी संपत्ति जो है वो अप्रवासी भारतीयों में सबसे बड़ी संपत्ति मानी गई है। दूसरे नंबर पे इस रैंक दी गई है गोपीचंद हिंदुजा को, जो हिंदुजा ग्रुप है हमारा, उसके मालिक हैं ये गोपीचंद हिंदुजा। और तीसरे नंबर पर अनिल अग्रवाल, है ना, ये भी विदेशों के अंदर अप्रवासी भारतीयों में इनकी गणना होती है। तो ये भारत के 3 सबसे बड़े टॉप मोस्ट अरबपति मान लो आप इनको, या सबसे रिचेस्ट लोग हैं जो संपत्ति के आधार पर विदेशों के अंदर अपनी संपत्ति रखते हैं। तो 3 टॉप महिलाएं कौन सी हैं, 3 टॉप संपत्ति रखने वाले अरबपति कौन है, और इसके बाद में 3 टॉप शीर्ष के रूप में अपने भारतीय कौन है, मूल रूप से जो कि अप्रवासी भारतीयों की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट हमने जितनी भी थी वो सारी एक साथ डिस्कस कर ली है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या क्या डिस्कस किया है, तो उसके बाद कर लेते हैं। हमने सबसे पहले गणतंत्र दिवस को डिस्कस किया है, उसके बाद में हमने 8वें वेतन आयोग जो था उसके बारे में सारी बातें की है। इसके बाद में 3rd नंबर पे हमने देखा कि हमने IMD विजन दस्तावेज जो जारी हुआ डॉक्यूमेंट, उसके बारे में बात की। महाकुंभ के बारे में बात की हमने सारी। इसके बाद में भारतीय तटरेखा के अंदर क्या परिवर्तन वर्तमान में आया है वो देखा है। एयर टैक्सी प्रोटोटाइप जो है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट सी बात है, ठीक है। इसके बाद में जेन बीटा या जनरेशन बीटा क्या है और कब से कब तक इसमें शामिल रहेगा। पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हमने इसमें डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो हमारा कौन सा है, कवचम का है, जिसका विशेष रूप से आप याद रखिएगा। इसके बाद में हमने कुछ एक रिपोर्ट्स की बात की, जिसमें एक रिपोर्ट हमने लीड्स रिपोर्ट जो कि लॉजिस्टिक को लेकर के बनाई गई है। इसके बाद में कंपैरेटिव स्टडी स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट CII की। इसके बाद में शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है UDICE प्लस के नाम से। और इसके बाद में सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कॉफी को लेकर के एक रिपोर्ट इसकी बात की। और एक हमने रिचेस्ट इंडियन जो है, जो कि अप्रवासी भारतीयों के रूप में है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनका योगदान क्या है, तो उनकी हमने इस रिपोर्ट के अंदर बात की। ठीक, चलिए मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट एक लेक्चर के साथ, नेक्स्ट एक वीडियो के साथ। ठीक है, आपको इसके साथ ही मैं बता दूं कि गार्गी क्लासेस का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर भी ये तमाम क्लासेस जो है वो अपलोड की जा रही है। तो आप उस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में, और उसके माध्यम से भी आप इन क्लासेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। आगामी सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये क्लास वो माइलस्टोन साबित होने वाली है, जिसके अंदर आपको अलग से एक सिंगल मैगजीन भी कवर नहीं करनी है। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं, लगभग 5-6 क्लासेस, 7-8 क्लासेस लगेगी इसके अंदर, एक तरफ राजस्थान की और एक तरफ इंडिया और इंटरनेशनल की। तो इसके अंदर हम तमाम वो सारा मैटर कवर कर देंगे। अब इसको करवाने को मैं आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से भी करवा सकता हूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव तरीके से हम थोड़ा मैटर कवर कर पाते हैं। और आजकल जो करंट अफेयर के पूछे जाने का जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें बहुत छोटे छोटे इवेंट्स, बहुत छोटी छोटी घटनाएं जो है उनके ऊपर से क्वेश्चन बन रहे हैं, विशेष रूप से स्पोर्ट्स को लेकर के। तो अभ्यर्थियों के अंदर स्पेशली ये चिंता रहती है कि सर करंट अफेयर वाला पार्ट कहां से तैयार करें। इतना मैटर तैयार करने के बाद भी क्वेश्चन हमारी रेंज से बाहर चले जाते हैं, तो उसका एक रामबाण अपने इस क्लासेस के माध्यम से कवर करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि आने वाली तमाम भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारी इस क्लास का 100% परफॉर्मेंस जो है वो करंट अफेयर वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद। गार्गी क्लासेस का ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कीजिए और जुड़िए गार्गी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।